गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है वायुमंडलीय आर्द्रता। ठीक है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी और इसको निर्धारित करने वाले कारक। ये हमारा फिजिकल जियोग्राफी का जो हमारा क्लाइमेट टॉपिक है उसका तीसरा टॉपिक पार्ट है ये। और जो है आज हमें पढ़ना है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। इससे पहले हम हीट बजट पढ़ चुके हैं, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या क्या कारण होते हैं, तापमान को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, क्यों जो है ध्रुवों पर 24 घंटे का दिन और 24 घंटे का रात होता है। ठीक है, ठंडियों के टाइम पर ध्रुवों पर 24 घंटे के जो है दिन होते हैं, रातें होती हैं ठंडियों के समय, और गर्मियों के समय 24 घंटे के दिन होते हैं। जबकि भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है। ये सारे कारण हमने किस कारण से जो है ये सब प्रक्रियाएं होती हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्यों झुकी हुई है, ठीक है, क्या क्या कारण रहे, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। तो आज हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। जितनी भी हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जितनी भी जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, 3 प्रकार से हम जो है इसका परीक्षण करते हैं, 3 प्रकार से जो है मापी जाती है। एक तो होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अर्थात निरपेक्ष आर्द्रता। दूसरा हमारा होती है विशिष्ट आर्द्रता अर्थात स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तीसरा आपका होती है सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सबने इन शब्दों को सुना है लेकिन सबको इनमें अंतर नहीं पता है कि क्या निरपेक्ष आर्द्रता होती है, क्या विशिष्ट आर्द्रता होती है और क्या सापेक्ष आर्द्रता होती है। ठीक है, किस किस यूज़ में ये आती हैं। ठीक है, तो निरपेक्ष आर्द्रता से हम लोग शुरू करते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता का फार्मूला होता है जलवाष्प की मात्रा और वायु का आयतन। ठीक है, यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू द जलवाष्प की मात्रा, यानी जितनी हमारी जलवाष्प पाई जा रही है, और दूसरा हमारा आयतन का अनुपात जो होता है। ठीक है, यानी वायु के कितने आयतन में, यानी 1 घन सेंटीमीटर में जितनी जलवाष्प की मात्रा अगर पाई जा रही है, 1 घन सेंटीमीटर में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या हम कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। 1 घन सेंटीमीटर में। ठीक है, मान के चलिए 1 घन सेंटीमीटर वायु है। ठीक है, 1 घन सेंटीमीटर मतलब ये सब 1 है। ठीक है, तो 1 घन सेंटीमीटर वायु में जितनी जलवाष्प की मात्रा पाई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? निरपेक्ष आर्द्रता कहेंगे। ठीक है, हालांकि आप देख रहे हैं इसमें जलवाष्प को निर्धारित करने वाले 2 कारक हैं, निरपेक्ष आर्द्रता को निर्धारित करने वाले 2 कारक हैं। एक तो है जलवाष्प, एक है वायु का आयतन। इसका मतलब है अगर जलवाष्प की मात्रा स्थायी रहे, चेंज ना हो, जबकि वायु का आयतन बदल जाए। ठीक है, मान के चलिए जब हमारी वायु का आरोहण होता है, यानी वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है, तो उसमें क्या होता है? आयतन में वृद्धि होती है, क्षेत्र उसका बढ़ जाता था, आयतन में वृद्धि हो जा रही है। जबकि जलवाष्प जितनी इसमें थी उतनी इसमें है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या होगा? आयतन अगर बढ़ जाएगा तो हमारा निरपेक्ष आर्द्रता यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो इससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू जलवाष्प की मात्रा की पता नहीं चल सकती है, इसीलिए जलवाष्प की मात्रा को मापने की उपयुक्त विधि नहीं है। ठीक है, जलवाष्प की मात्रा अपरिवर्तनशील रहने पर भी यदि वायु का आयतन बदलता है तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बदल जाएगी, अतः जलवाष्प की मात्रा को मापने का उपयुक्त साधन नहीं है। ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता। दूसरा हम बात करते हैं विशिष्ट आर्द्रता की, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी सीधे सीधे किस पे डिपेंड करती है? जलवाष्प की मात्रा पे। ठीक है, जितनी हमारी जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी उतनी हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। अगर जलवाष्प की मात्रा घटेगी तभी हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी घटेगी। क्या होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी? 1000 ग्राम वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। ठीक है, अगर 1000 ग्राम वायु में जितनी भी जलवाष्प की मात्रा पाई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहेंगे। ठीक है, अगर 1 घन सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितनी वायु हमारी पाई जा रही है उसे हम क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं उसे निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अगर 1 घन सेंटीमीटर में पाई जा रही है तो हमारी निरपेक्ष आर्द्रता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और वहीं हमारी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वो कितने में है? 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम में जितनी हमारी, यानी 1 किलो वायु लो उसमें जितनी जलवाष्प पाई जाए उसे हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहेंगे। ठीक है, ये हमारी जो है जलवाष्प को पता करने की उपयुक्त विधि है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है सीधे सीधे किस पे डिपेंड करती है? जलवाष्प की मात्रा पे डिपेंड करती है। ठीक है, उपयुक्त विधि है। इससे हम क्या करते हैं कि इससे हम वर्षा की मात्रा, ठीक है, जलवाष्प की जितनी ज़्यादा मात्रा होगी उतनी ज़्यादा वर्षा होगी।
ठीक है। 1000 ग्राम में अगर जितनी ज़्यादा वर्षा की मात्रा जलवाष्प की मात्रा होती जाएगी उतनी ज़्यादा वर्षा होगी, उतना ज़्यादा घना कोहरा बनेगा। तो इससे हम वर्षा की मात्रा, कोहरे की मात्रा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, कोहरा कब बनेगा ये नहीं बता रहा है, वर्षा कब होगी ये नहीं बता रहा, लेकिन जब वर्षा होगी तो कितनी वर्षा होगी मात्रा बता रहा है ये। ठीक है, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का हमारा काम क्या है, ये हमारे वर्षा की मात्रा है, और कोहरे का घनापन है, कोहरे की मात्रा है, ये हमें बताता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। लास्ट हम बात करते हैं सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और दूसरा वायु द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं बताती, ये बताती ये हमारा वायु का एक कण है। ठीक है, ये कितना पानी पी सकता है, ठीक है, कितना जलवाष्प को ये ग्रहण कर सकता है, और इसमें कितनी जलवाष्प है उसको 100 से गुणा कर दो यानी परसेंटेज निकाल दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 100 लीटर पानी पी सकती है, तो अगर इसमें 100 लीटर पानी भर गया है तो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 100% हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा 1 × 100 यानी 100% हो जाएगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो जितना पानी इसमें जितनी जल ग्रहण करने की क्षमता है, जब उतनी जो है जलवाष्प की मात्रा हो जाएगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी 100% हो जाएगी। इसी प्रकार से जितनी एक वायु में जल ग्रहण करने की क्षमता होती है और जितना उसमें जल होता है उसके अनुपात को क्या कहते हैं, हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। वायु द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता तापमान से समानुपाती होती है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है उतनी ज़्यादा हमें प्यास लगती है, उतना ज़्यादा हम पानी पीते हैं। गर्मियों में हम पानी क्यों पीते हैं, क्योंकि हमारे पानी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, किस कारण से, तापमान बढ़ने की वजह से। तो वैसे ही यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता वायु की क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और जब जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता वायु की बढ़ जाएगी यानी तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा तो हमारा ये वाला पोर्शन बढ़ गया, जब नीचे वाला यानी बटे के नीचे वाली कोई चीज़ बढ़ती है तो इसका मतलब है बराबर वाली चीज़ क्या होगी, घटेगी। यानी ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी तापमान से व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखती है। यानी अगर तापमान बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी क्या होगी, घट जाएगी, और तापमान घटेगा तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये बात जान लो, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, ठीक है, जब हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, पानी तभी बरसता है। ठीक है, यानी जितनी हमारी वायु में जल ग्रहण करने की क्षमता है उतनी जब वायु में जल हो जाएगा तभी पानी बरसेगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए वायु का तापमान, हमने कुछ चार्ट बनाया है, जैसे मान लीजिए वायु का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा कितनी है, 25 ग्राम है। ठीक है, और 100 ग्राम जो है जल ग्रहण करने की उसकी क्षमता है। ठीक है, इसका मतलब सापेक्षिक आर्द्रता कितनी है, 25% है। 100 ग्राम ग्रहण करने की क्षमता जिसमें 25 है। ठीक है, तो 25 है तो कितना, 25% है। अच्छा मान लीजिए टेम्परेचर आधा हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस, जब तापमान घटेगा तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, सॉरी, जब तापमान घटेगा तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी क्या होगी, घट जाएगी। तापमान बढ़ेगा तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। इधर 10 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 50। ये अभी भी 25 है हमारा, तो यहाँ पर ये 25 है, फिर भी हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई, 50% हो गई। वहीं यहाँ टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचा तो जलवाष्प की मात्रा भी क्या है, 25 है। ठीक है, और जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी कितनी हो गई, अब 25 हो गई। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी कितनी हो गई, 100% हो गई। और जैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 हुई वैसे वायु हमारी क्या हो गई, संतृप्त हो गई। संतृप्त किसे बोलते हैं, जब जितनी हमारी इच्छा है उतनी चीज़ हमको मिल जाए। ठीक है, इसको 25 ग्राम की अब इच्छा है और 25 ग्राम पानी इसके पास है, तो ये क्या हो गई, संतृप्त हो गई। ठीक है, जब ये संतृप्त हो जाएगी तो इसमें क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, संघनन हो जाएगा, और संघनन जब हो जाएगा तो वर्षण की प्रक्रिया होती है संघनन के कारण। ठीक है, वायु हमारी संतृप्त होगी, संतृप्त होकर संघनित होगी, संघनित होकर क्या होगी, वर्षा हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा जिस टेम्परेचर पर, जैसे मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस पर ये हमारा क्या हुई, वायु संतृप्त हुई, तो जिस टेम्परेचर पर वायु संतृप्त होती है उसे हम कहते हैं ओसांक बिंदु। ये कोई जरूरी नहीं 5 डिग्री सेल्सियस हो, ये 2 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 20 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो जिस टेम्परेचर पर वायु हमारी संतृप्त हो जाती है, यानी जितनी उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता है उतनी जलवाष्प उसमें हो, जिस टेम्परेचर पर यह बात हो जाती है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ओसांक बिंदु कहते हैं। खूब आपने जो है साइंस में ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ओसांक बिंदु कहते हैं। और ओसांक बिंदु हमारा अगर 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, ठीक है, तो क्या बरसता है,
पानी बरसता है। अगर उष्मांक बिंदु हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो पानी बरसेगा। अगर उष्मांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो वहाँ क्या होता है, हिमकणों का गिरना होता है। आप लोग देखते होंगे कश्मीर वगैरह में क्यों बर्फ़ गिरती है, जबकि यहाँ हमारे यहाँ पानी भी गिरता है, वहाँ उसी प्रकार से बर्फ़ गिरती है। तो बर्फ़ गिरने का कारण क्या है, क्योंकि वहाँ जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो हमारा उष्मांक बिंदु है, यानी जितने पर वहाँ वायु संतृप्त हो रही है उसका उष्मांक बिंदु क्या है, वो माइनस में होता है या 0 में होता है उष्मांक बिंदु। इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, हिमकणों की वर्षा होती है। ठीक है, ये चीज़ें सारी आपको ध्यान रखनी है। इसके आगे बात करते हैं शीत ऋतु में, जो हमारी ठंडी का मौसम होता है। ठंडी के मौसम में क्या होता है, जो ज़मीन हमारी होती है, सतह होती है, बहुत ठंडी होती है। ठीक है, सतह बहुत ठंडी होती है, उससे लग के चलने वाली हवा जो है वो थोड़ा सा गर्म है उससे, लेकिन सतह पैर रखोगे ना तो एकदम ठंडी ठंडी लगेगी। ठीक है, तो सतह बहुत ठंडी होती है, वायु वहाँ चलने वाली गर्म होती है। तो क्या हो जाता है, वायु का स्थानांतरण हो जाएगा, टेम्परेचर का स्थानांतरण हो जाएगा। वायु से टेम्परेचर कहाँ चला जाएगा, सतह की ओर। ठीक है, तो वायु से टेम्परेचर की ओर, सतह की ओर चला जाएगा, तो वायु हमारी क्या हो जाएगी, उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। डायबिटिक कूलिंग इसे बोलते हैं। डायबिटिक कूलिंग, आपको डायबिटिक और एडियाबेटिक दोनों हम पिछले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं। डायबिटिक हमारा क्या होता है, जब ओपन प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी जब गर्म चीज़ से उष्मा निकलकर ठंडी की ओर चली जाए तो इसे हम क्या बोलते थे, डायबिटिक बोलते थे। ठीक है, इसमें वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बस उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है गर्म से ठंडी की ओर। ठीक है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर उष्मा का स्थानांतरण होगा, तो इसे बोलते हैं डायबिटिक चेंज। एडियाबेटिक चेंज किसे बोलते हैं, अगर ये हमारा गोला था ये श्रिंक कर जाए, श्रिंकिंग हो जाएगी तो इसका क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ टेम्परेचर जो है हाई हो जाएगा। वहीं अगर मान लीजिए छोटी सी धातु थी, इसका क्या हो जाए, प्रसार हो जाए। ठीक है, स्वेलिंग हो जाए, तो स्वेलिंग होगी तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, इससे हमारा क्या होगा, टेम्परेचर हमारा यहाँ पर लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डायबिटिक कूलिंग इसे बोलते हैं। डायबिटिक कूलिंग से वायु हमारी क्या हो गई, ठंडी हो गई। जब वायु हमारी ठंडी होगी तो क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% पहुँच गई तो वायु हमारी संतृप्त हो जाएगी। और ज़मीन के पास की वायु जब संतृप्त होती है तो क्या बनाएगी, बादल जैसा कुछ बनाएगी, और ये बादल बनाएगी और हमारे ज़मीन के एकदम पास हैं तो इन्हें क्या हम कहते हैं, कोहरा कहते हैं हम। ठीक है, ठंडियों में ये बनता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसके कारण वर्षा और कोहरे की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कारण हमें क्या पता चला कि कोहरा और वर्षा होती किसके कारण है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कारण। और कितना होगा ये कौन बताता है, ये हमें बताती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमें बताता है। और जबकि जो हमारी ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है ये बिल्कुल बेकार है, ये हमारे किसी काम आती नहीं है, क्योंकि जो ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है ये हमारी जो है आयतन के परिवर्तित होने पर भी बदल जाती है। ठीक है, इसके लिए हम इससे वह जलवाष्प की मात्रा को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा जो है प्रेशर है। दाब की बात करें तो दाब का फार्मूला आप सबको पता होगा, साइंस में फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, यानी इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, हमारा दाब कहलाता है। इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल हमारा दाब कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। पास्कल इसकी यूनिट होती है। ठीक है, दाब की, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो प्रकार के दाब हमको पढ़ने, एक तो वायुमंडलीय दाब, दूसरा हमारा है जलवाष्प दाब। वायुमंडलीय दाब जो हमारा होता है, वायुमंडलीय दाब वायु की सघनता के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी जितना वायु की सघनता होगी जितना ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा सघन यानी कंडेंस्ड वायु होगी उतना ज़्यादा वायुमंडल का दाब अधिक होगा। अब कंडेंस्ड वायु कहाँ होती है, पृथ्वी की सतह के पास में कंडेंस्ड वायु होती है। जितना सतह से ऊंचाई पर जाते चले जाएंगे वहाँ जो है वायु की सघनता कम होती चली जाती है, वायु विरल होती चली जाती है। ठीक है, यहाँ वायु सघन है हमारे पास में, और जबकि वहाँ अगर बहुत ऊपर चले जाओ तो हाइड्रोजन, हीलियम, सिर्फ ये गैसें पाई जाती हैं, तो वायु बहुत ज़्यादा विरल है वहाँ तो। ठीक है, तो वायु में उपस्थित गैसों के प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल वायु दाब कहलाता है। और हाइट बढ़ने पर हमने क्या बताया कि वायु की सघनता कम होती है, जिससे वायु दाब भी हमारा कम हो जाता है। ठीक है, वायु की सघनता क्या होती है, हाइट बढ़ने पर यहाँ बहुत सघन वायु नहीं पाई जाती, ऊंचाई पर विरल वायु पाई जाती, तो वायु दाब यहाँ पर कम होगा। ठीक है, समुद्र की सतह का वायु दाब सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वायु की सघनता जो है बहुत अधिक होती है, इसी कारण वायु दाब यहाँ पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, अगर बात करें समान तल पर क्या होता है कि वायु दाब हमारा जलवाष्प की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जलवाष्प दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मात्रा भी कह सकते हो कि जलवाष्प दाब जो हमारा है वो जलवाष्प की मात्रा पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो वायु दाब जलवाष्प दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कारण क्या है कि जो हमारी वायु दाब में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, ये गैसें क्या करती हैं, प्रेशर बनाती हैं।
ठीक है। और ये गैसेस जो प्रेशर बनाती है इसी को हम वायु दाब कहते हैं। उन्हीं गैसेस में एक और गैस होती है, ये हमारी सारी कौन सी होती हैं, ये हमारी स्थायी गैसें होती हैं। वहीं एक अस्थायी गैस होती है जिसका नाम होता है जलवाष्प। और जलवाष्प हमारी इन सब में सबसे हल्की गैस होती है। और जो हल्का होगा वो भैया का दाब बना पाएगा, तो ये दाब कम बना पाती है। जब ये दाब कम बना पाती है तो वायु दाब जो है ज़्यादा हो जाता है, जबकि जलवाष्प दाब कम हो जाता है। तो जब हमारा जलवाष्प दाब घटता है तो वायु दाब हमारा बढ़ जाता है। जब जलवाष्प दाब किसी स्थान पर बढ़ता है तो वायु दाब हमारा क्या होता है, कम हो जाता है। इसका यानी व्युत्क्रमणपाती संबंध होता है। ठीक है। अगर बात करेंगे हमारा, ये हमारा समुंदर है, इधर हमारा ये मैदान है, ये हमारा पठार है, ये हमारा पठार के बाद में हमारा क्या है, पहाड़ी है। ठीक है। अगर बात करेंगे समुंदर के तट की, क्योंकि ये इसकी जो है अभी प्रेशर यहीं से सब जगह गिर रहा है। ठीक है। तो जहाँ से प्रेशर ये ऊंचाई से गिर रहा है तो यहाँ पर प्रेशर बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब समुद्र की सतह पर सर्वाधिक हो गया। वहीं ऊंचाई पर यहाँ पर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब हमारा जो समुद्र की, अगर पर्वत की चोटी पर बात करेंगे तो बहुत कम होगा, क्योंकि हाइट बढ़ने पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। आप देख रहे हैं हाइट बढ़ी तो वायुमंडलीय दाब कम होगा। ठीक है। अगर दूसरी बात करें जलवाष्प दाब की, तो जलवाष्प दाब हमारा वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, जलवाष्प दाब कहते हैं। ठीक है। यानी एक इकाई क्षेत्र, मान लो ये हमारा इतना क्षेत्र है, इस पर जलवाष्प जितना दाब लगा दे वो जलवाष्प दाब। ठीक। अब जलवाष्प की मात्रा अगर कम होगी, जलवाष्प की मात्रा कम होगी तो जलवाष्प दाब भी कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जब जलवाष्प द्वारा लगने वाले दाब को जलवाष्प दाब कह रहे हैं तो मात्रा कम तो जलवाष्प दाब भी कम। निम्न, अच्छा जलवाष्प की मात्रा कम कब कब होती है इस बात पे ध्यान दो। जैसे जब मान लो ये हमारा था, ये हमारा 0 डिग्री था, ये हमारा 90 डिग्री नॉर्थ है, 90 डिग्री साउथ। ठीक है। 0 डिग्री यानी यहाँ पर हमारा क्या हम बताए थे, टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। तापमान जहाँ अधिक होगा वहाँ क्या होगा, वाष्पीकरण बहुत अधिक होगा। वाष्पीकरण बहुत अधिक होगा, समुद्र से पानी क्या होगा, जलवाष्प के रूप में ऊपर जाएगा, तो वहाँ जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी। जलवाष्प की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो 0 डिग्री जो हमारा ये भूमध्य रेखा है इसके आसपास में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक पाई जाएगी। ठीक है। तो जलवाष्प दाब हमारा क्या होगा, यहाँ सर्वाधिक होगा। जबकि यहाँ हमारा टेम्परेचर बहुत कम होता है। टेम्परेचर बहुत कम होगा तो समुद्र की सतह का तापमान बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर पहली बात तो यहाँ बर्फ ही ज़्यादातर पाई जाती है, और समुद्र पाए भी जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस तो पहुँचता नहीं है, तो साला माइनस में बना रहता है। तो अगर ये 27 डिग्री सेल्सियस पार करेगा तभी हमारा जो है वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण होगा नहीं तो जलवाष्प मात्रा ऊपर जाएगी नहीं, जलवाष्प मात्रा ऊपर जाएगी नहीं तो यहाँ पर जलवाष्प दाब निम्नतम होगा। यानी हम क्या करते हैं, अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो हमारा क्या होता है, जलवाष्प दाब में कमी आती है। समुद्र तट से दूर जाने पर, अच्छा मान लो समुंदर के पास हो गए तभी ना जलवाष्प वहाँ आसपास दिखेगी, और मैदान पे थोड़ी ना जलवाष्प आ जाएगी। मैदान पे जलवाष्प आएगी कहाँ से, तो समुंदर से दूर जाने पर भी क्या होगा, जलवाष्प दाब हमारा घट जाएगा। मैदान से अगर पर्वतीय क्षेत्र में जाएंगे तब भी हमारा जलवाष्प दाब घट जाता है। मैदानी क्षेत्र में जलवाष्प की मात्रा रहती है, पर्वतीय क्षेत्रों में वायुमंडल विरल रहता है तो वह कहाँ वहाँ जलवाष्प मिलेगी, तो इसलिए जो है पर्वतीय क्षेत्रों में भी क्या होता है, जलवाष्प दाब कम होता है मैदानों की अपेक्षा। ठीक है। वायुमंडलीय दाब को निर्धारित करने वाले कारकों की अगर बात करें तो इसमें हमारे 3 कारक प्रमुख है, जिसमें तापमान सर्वाधिक प्रमुख कारक है जो हमारा वायुमंडलीय दाब को निर्धारित करता है। दूसरा हमारा पृथ्वी का घूर्णन निर्धारित करता है, और तीसरा हमारा जल वाष्पन की मात्रा जो है हमारी निर्धारित करती है। ठीक है। डायबेटिक चेंज हमारा अगर होगा, डायबेटिक चेंज में क्या होता है, शांत वायुमंडल में क्या होगा, प्रेशर हमारा जो होगा टेम्परेचर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। वॉल्यूम बढ़ने पर क्या होता है, जब वॉल्यूम बढ़ती है तो प्रेशर घटता है। ठीक। वहीं प्रेशर जब घटता है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है। यानी प्रेशर और तापमान का इनवर्स इफेक्ट है। प्रेशर बढ़ने पर तापमान घटेगा, प्रेशर घटने पर तापमान बढ़ेगा। ठीक है। वॉल्यूम बढ़ने पर तापमान, प्रेशर जो है घटेगा, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों से हमारा क्या है, प्रेशर का व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। फिर भी देखो जैसे टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, तापमान बढ़ा तो वायु गर्म हुई, वायु गर्म होगी तो वायु का आयतन क्या करेगा, बढ़ जाएगा। वायु का आयतन बढ़ गया तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा कौन सा है, डायबिटिक चेंज है। यहाँ ध्यान रखना कौन सा चल रहा है, ये डायबिटिक चेंज। डायबिटिक चेंज अभी आपको बताए थे कि हमारा जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसमें टेम्परेचर हमारा अधिक था तो जो हमारी वायु थी वो गर्म हो गई। वायुमंडल का टेम्परेचर हमारा अधिक था, वायु हमारी गर्म हो गई। वायु हमारी गर्म होगी, इससे वायु का आयतन क्या होगा, हमने आपको बताया था कि वायु का आयतन हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब कोई चीज़ गर्म होती है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। वॉल्यूम हमारा अगर टेम्परेचर हमारा अधिक तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, अधिक। ताप बढ़ने पर वॉल्यूम हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं तो वायु गर्म हुई तो आयतन बढ़ा और इससे हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, ठीक है। और वहीं टेम्परेचर घटा हमारा अगर, तो वायु ठंडी होगी, वायु का आयतन सिकुड़ जाएगी, ठंडी होकर सिकुड़ेगी तो हमारा क्या होगा, प्रेशर वहाँ पर बढ़ जाएगा। कोई भी चीज़ छोटी होती तो उस पर प्रेशर अधिक होता है, बड़ी होती तो उस पर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें एडियाबेटिक तापीय परिवर्तन की, ये हमारा क्या था, डायाबेटिक तापीय परिवर्तन। डायाबेटिक चेंजेस में हमारा क्या हुआ, एकदम उल्टा चला, प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर घटा, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ी तब भी जो हमारा प्रेशर क्या है, घटा, ठीक है। यहाँ अगर बात करेंगे हम, यहाँ थोड़ा सा मामला उल्टा हो जाता है। काम अभी भी वही आ रहा है कि हमारा जो है टेम्परेचर बढ़ने पर, यहाँ देख रहे हो टेम्परेचर बढ़ने पर प्रेशर कम हो जा रहा है, यहाँ भी टेम्परेचर घटने पर प्रेशर बढ़ जा रहा है, ठीक है। टेम्परेचर का किससे, प्रेशर से उल्टा संबंध है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ठीक है, उल्टा होता है। जबकि एडियाबेटिक की अगर बात करोगे, एडियाबेटिक में क्या होता है कि वायु का आरोहण होगा, या तो वायु का आरोहण होगा, यानी वायु हमारी यहाँ नीचे है, ठीक, यहाँ से वायु हमारी क्या करे, आरोहित होकर ऊपर चली जाएगी। जब ऊपर जाएगी तो इसका क्या होता है, प्रसरण होता है, ठीक है, प्रसरण होता है। अब प्रसरण होने से क्या होता है, आयतन में वृद्धि होती है। अब प्रसरण होता है तो आयतन में हो जाती है वृद्धि। आयतन में जब वृद्धि हो जाती है तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर हो जाती है एडियाबेटिक कूलिंग। आयतन जब बढ़ जाएगा, ठीक, आयतन हमारा बढ़ गया तो प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आयतन बढ़ने के कारण। लेकिन जब आयतन हमारा ये ऊपर जाती है तो आयतन बढ़ता तो है, लेकिन इसके साथ में हमारी क्या हो जाती है, एडियाबेटिक कूलिंग हो जाती है, इससे हमारा टेम्परेचर घट जा रहा है। अब यहाँ देखो, प्रेशर भी घट रहा है, टेम्परेचर भी घट रहा है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर घटने का कारण यहाँ पर प्रेशर नहीं है, टेम्परेचर घटने का कारण यहाँ पर क्या है, एडियाबेटिक कूलिंग है, ठीक है। आयतन में वृद्धि है जिसके कारण हमारा एडियाबेटिक कूलिंग हो जा रही है। वहीं वायु अगर ऊपर से नीचे की ओर बैठ के आती है, ठीक है, तो ये सिकुड़ती है तो क्या होता है, सिकुड़ती यानी संकुचन होता है, संकुचन होता है तो आयतन में आती कमी। अब आयतन में कमी आती तो हो जाती है एडियाबेटिक हीटिंग, और एडियाबेटिक हीटिंग हो जाती है तो तापमान हमारा क्या होगा, हीटिंग से बढ़ जाएगा। जबकि प्रेशर हमारा आयतन में अगर कमी होगी तो प्रेशर हमारा पहले बढ़ चुका होता है। तो यहाँ तुम देख रहे हो कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा, प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी घट रहा, प्रेशर भी घट रहा है। जबकि इससे पहले तो तुमने उल्टा देखा था, तुमने पढ़ा भी कि टेम्परेचर और प्रेशर का व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर के घटने का कारण प्रेशर नहीं है, यहाँ पर एडियाबेटिक हीटिंग और एडियाबेटिक कूलिंग के कारण जो है टेम्परेचर घट बढ़ रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो है दोनों चीज़ें एक साथ देखने को मिल जा रही हैं। वायु दाब को निर्धारित करने वाले कारकों में से तापमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। शांत वायुमंडल में डायबिटिक तापीय ये सब आपको हम बता दिए हैं मैप चार्ट में। अब इसको पढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब आपको नोट्स दिया जाएगा तो आपको सभी सारी चीज़ें लिखित में मिल जाएंगे, क्योंकि तब हम आपको ये बताने के लिए, चित्र को समझाने के लिए नहीं होंगे। तब आप नीचे से इसको पढ़कर आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हम टेम्परेचर के अलावा हमने क्या बात की थी, पृथ्वी का घूर्णन। अब पृथ्वी का घूर्णन, और तीसरा हमारा जलवाष्प की मात्रा जो कि नगण्य रूप से प्रभावित करती है वायुदाब को, तो इसकी बात हम करेंगे नहीं। हम बात करते हैं पृथ्वी के घूर्णन की। पृथ्वी के घूर्णन की अगर बात करें तो पृथ्वी हमारी जो है क्या करती है, यहाँ अगर देखोगे, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारी है पृथ्वी, ठीक है। ये हमारा जो है इसको 0 डिग्री 20 से काट रही है, ठीक है। अगर बात करोगे इधर अगर हम जाते हैं, ठीक है, यानी हम कहाँ जा रहे हैं, 0 डिग्री से, यानी भूमध्य रेखा से कहाँ जा रहे हैं, ध्रुवों की ओर जा रहे हैं। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर हमारा क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर हमारा कम होता है। बात समझे, प्रेशर हमारा बढ़ता है और टेम्परेचर कम होता है। जब हम क्या करते हैं, 0 डिग्री से हम जाते हैं 90 डिग्री की ओर, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको पता है 0 डिग्री पर बहुत ज़्यादा तापमान होता है। 0 डिग्री पर आप जानते हैं जो सेंट्रल वाली रेखा ये हमारी है, यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है बहुत अधिक है। सबसे अधिक टेम्परेचर यही होता है कि सूर्य की सीधी किरण पड़ती है। ये सारा आपको पहले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, ये सारी चीज़ें आपको दोबारा हम नहीं बता पाएंगे। आप लोग पहला लेक्चर देखेंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। यहाँ जो आपका है टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, यहाँ टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर जाने पर टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, इधर भी जाने पर टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, जबकि प्रेशर जो है हमारा वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन टेम्परेचर घटेगा, लेकिन प्रेशर हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा यहाँ पर 0 डिग्री पर क्या होता है, लो टेम्परेचर है, ठीक है, 0 डिग्री पर हमारा लो टेम्परेचर है, ठीक है। इसके बाद हम, ये हमारा 0 डिग्री पर क्या हो रहा है, लो प्रेशर है, ठीक है। हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पर लो प्रेशर है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे तो यहाँ पर हाई प्रेशर आ जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के पास में। उसके बाद फिर आएगा तुम्हारा लो प्रेशर, उसके बाद ये हमारा लास्ट वाला फिर हमारा क्या है, हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हमारा 30 है, ये हमारा 60 है, ठीक है। आप देखते रहिए, ये हमारा 0 डिग्री पर लो प्रेशर, 30 डिग्री पर हाई प्रेशर, 60 पर फिर लो और 90 पर फिर हाई प्रेशर। ये हमारा इसे बनती हैं बेल्ट्स,
ठीक है, ये हमारा क्या है, विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब, उपध्रुवीय उच्च वायुदाब, ध्रुवीय उच्च वायुदाब, ये सारी बनती हैं प्लेट्स। इनके बारे में हम बताएंगे कैसे कौन सी बनती हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। बस आप अभी इतना जान लीजिए कि हाँ, ये बेल्ट्स ऐसे बनती हैं कि जीरो वाला हमारा लो प्रेशर बनाता है हाई टेम्परेचर के कारण, ये दोनों हाई टेम्परेचर के कारण जो है लो टेम्परेचर के कारण हाई प्रेशर बनाते हैं, और बीच में हमारे इनके हाई लो दो प्रेशर बेल्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो बीच में सबसे पहले आपको जब बनाना हो तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा लो प्रेशर जीरो वाला, उसके बाद एक हाई बनेगा, एक लो बनेगा, और ये हमारा हाई होगा। इधर भी हमारा ये लो है बीच वाला, तो हमारा ये हाई बनेगा, फिर लो बनेगा, और ये हमारा 90 डिग्री वाला क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, यदि तापमान वायुदाब को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक होता, तब ऐसी स्थिति में अत्यधिक तापमान वाले विषुवतरेखीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब और न्यूनतम तापमान वाले ध्रुवों पर उच्च वायुदाब पाया जाता। अगर सिर्फ टेम्परेचर निर्धारित करता, मान लो अगर ये सिर्फ, जैसे हमने बताया अभी तक, क्या बताया, तापमान सर्वाधिक निर्धारित करता है। ठीक है, अगर सिर्फ तापमान निर्धारित करता तो क्या होता, सिर्फ तापमान निर्धारित करता तो यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर हमारा टेम्परेचर जो है बहुत अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा बन जाता लो प्रेशर। ठीक, और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है दोनों जगह, ये हमारा टेम्परेचर बहुत कम है, तो यहाँ हमारा दोनों जगह क्या बन जाता है, हाई प्रेशर। तो यानी हमारी सिर्फ ये 3 तरीके की वो आकृतियां बनती। ठीक है, यानी सेंट्रल हमारा एकदम लो प्रेशर हो, ऊपर नीचे दोनों तरफ हाई प्रेशर। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कई सारे दाब कटिबंध बन रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, ऐसे हमारे बहुत सारे दाब कटिबंध बन रहे हैं, 7 वायु दाब कटिबंध बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि तापमान के अतिरिक्त भी कुछ वायु दाब को निर्धारित करता है, सिर्फ टेम्परेचर इकलौता नहीं है जो वायु दाब को निर्धारित करता है। ठीक है, अगर ऐसा होता कि टेम्परेचर सिर्फ निर्धारित करता तो एक लो प्रेशर, 2 हाई प्रेशर वाले बस बनते, 7 तो ये नहीं बनते जो हमारे बन रहे हैं, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, फिर हाई, फिर लो, हाई, ये हमारे जो 7 बन रहे हैं नहीं बनते ऐसे। ठीक ना, 7 क्या मतलब, अब ऐसे 7 बन रहा है, इसका मतलब इसके अलावा भी कुछ और निर्धारित करने का कारक है। तो क्या निर्धारित करने का कारक है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में आपको बताते हैं, क्या निर्धारित करने का कारक है। ठीक है, थोड़ा सा इस चित्र को छोटा कर लेते हैं साइज, ताकि आपको अच्छे से पूरा दिखाई दे। ठीक, अभी लग रहा है सबको दिखाई दे रहा होगा पूरे तरीके से। ठीक है, अगर बात करेंगे हम, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है 0 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री नॉर्थ है, 30 डिग्री साउथ है, हमारा 60 डिग्री नॉर्थ है, हमारा 60 डिग्री साउथ है, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। इसको हमने जो है एक लाइन में बांट दिया है, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आया। वैसे ये आपको पृथ्वी पर कुछ ऐसे दिखेंगे, ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री, ये हमारा 60 है, ये हमारा 90, फिर हमारा 0 था तो यहाँ से हमारा 30, 60, और यहाँ पर हमारा ये 90। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा बटा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं 0 डिग्री की। 0 डिग्री पर क्या होता है आपको बताएं, 0 डिग्री पर हमारा क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है भूमध्य रेखा का। ठीक है, भूमध्य रेखा का टेम्परेचर क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वर्ष भर यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है, तो यहाँ पर तापमान सर्वाधिक है। ठीक है, तापमान जहाँ पर सर्वाधिक होगा वहाँ वायु गर्म होगी, वो गर्म होकर ऊपर जाएगी, आरोहण होगा, गर्म होकर ऊपर जाएगी। ठीक है, गर्म होकर हवा क्या होती है, हल्की हो जाती है, और उसका आरोहण होने लगता है। तो जब वायु का आरोहण होगा तो यहाँ पर बन जाएगा लो प्रेशर। ठीक, बात समझ में आई पूरी। 0 डिग्री हमारा जो है, यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगी तो वायु का आरोहण होगा, वायु का आरोहण होगा तो बनेगा यहाँ पर क्या, लो प्रेशर। ऐसे ही जो हमारा 90 डिग्री है दोनों तरफ का, 90 डिग्री में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत लो होता है, ध्रुवों पर हमारा तापमान बहुत कम होता है, वायु का अवरोहण होता है, नहीं वायु ठंडी होकर क्या करती है, नीचे बैठती है, और नीचे जब ठंडी होती है तो अवरोहण बोलते हैं इसको, अवरोहण होता है, तो यहाँ पर प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर, और मिडिल में हमारा लो प्रेशर है। 3 तो हमारे बहुत आसानी से तैयार हो गए। लेकिन ये हमारे बीच में हमको 7 देख रहे हैं, तो ये 7 का कारण क्या है, इसको हमें जानना है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर वायु का आरोहण होगा तो ये जो है वायु ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, वायु का आरोहण हुआ है, टेम्परेचर यहाँ पर बहुत जो है ज़्यादा था, तो टेम्परेचर से ये जो है हवा बहती हुई लो टेम्परेचर की ओर गई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लो टेम्परेचर मिलेगा। लो टेम्परेचर मिलेगा यानी यहाँ पर क्या मिलेगा, हाई प्रेशर मिलेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर हवा जो है बह के कहीं से आ रही है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं पर लो प्रेशर बन रहा होगा। ये हवा नीचे बह के आ रही है तो यहाँ भी कहीं ना कहीं लो प्रेशर बन रहा होगा, क्योंकि नीचे यहाँ क्या है, हाई प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हाई प्रेशर बन गया, अब ये हाई प्रेशर, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। ठीक है, तो इधर उधर ये हवा चलना प्रारंभ होगी। ठीक है, तो यहाँ से हवा का क्या होगा, अपसरण हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह हवा क्या होगी, अपसरित हो जाएगी। यहाँ से जब अपसरण होगा तो क्या होगा, पृथ्वी का हमारे होता है घूर्णन।
अब पृथ्वी का होता है जब घूर्णन, तो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है एक बल जिसका नाम होता है अभिकेंद्रीय बल। क्या नाम होता है? अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल के कारण ये हवा हमारी जो है, जो इधर की ओर चली थी, ये हमारी फिर से क्या हो जाएगी, यहाँ अवरोहित हो जाएगी, अवरोहण हो जाएगा। तो हवा का जब यहाँ अवरोहण हो गया तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, जहाँ से वह हवा अवरोहित होती वहाँ बन जाता है लो प्रेशर, और जहाँ हवा जा रही वहाँ हमारा बन जाएगा हाई प्रेशर। तो हमारा ये कहाँ बन जाएगा, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे हमारा बन जाएगा क्या, हाई प्रेशर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद अगर बात करते हैं, ये हमारा बन गया हाई प्रेशर। ठीक है, ये हमारा बन गया दोनों तरफ हाई प्रेशर। अब अगर बात करें, यहाँ भी हाई प्रेशर, यहाँ भी हाई प्रेशर है, 4 हमारे हाई प्रेशर वाले मिल गए। हम आपको बताएं कि हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की ओर चलती है, तो इधर ये जो है हाई से लो की तलाश में इधर निकले। ठीक, अब जो है ध्रुवों की ओर जो है ठंडी बहुत थी, यहाँ बहुत ठंडी है, ध्रुवों की साइड बहुत ठंडी होती है, जबकि ये हमारे इधर से आ रहे हैं भूमध्य रेखा से, तो ये हमारी हवा होगी गर्म। ठीक है, तो ये हमारी ठंडी हवा आ रही है, हमारी गर्म हवा आ रही, इधर भी हमारी ये गर्म हवा आ रही, ये हमारी ठंडी हवा आ रही। अब जब गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में टकराई, तो जो हमारी ठंडी हवा थी वो थी भारी, जो भारी हवा होती वो नीचे जाती बैठ, और जो हल्की हवा होती वो हमारी ऊपर फिर उठ जाएगी। तो यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों आकर मिलती हैं, यानी 60 डिग्री पर यहाँ पर वायु का अवरोहण हो जाता है। किसके कारण? हल्की तथा भारी हवा के मिलने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर बनता है और वायु का अवरोहण हो जाता है। वायु का अवरोहण जब हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। जब हाई प्रेशर ऊपर बनेगा दोनों जगह, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा हमारी क्या होगी, अपसरित हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये कितनी बेल्ट्स बन जाएंगी, इतनी सारी बेल्ट्स बन जाएंगे। सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, 2-4 बार आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। एक बार आपको इसकी स्टोरी सुना देते हैं लाइन से। विषुवत-रेखीय क्षेत्र में अधिक तापमान के कारण, ठीक है, विषुवत रेखा पर बहुत टेम्परेचर अधिक होता है, संवहन तरंग के रूप में गर्म वायु का आरोहण यानी वायु ऊपर जाती है, के साथ साथ वायु दाब में भी क्या होती है, कमी आती है, हमारा प्रेशर लो हो जाता है। वहीं ध्रुवीय क्षेत्र में यानी पोलर साइड में 90 डिग्री पर कम तापमान होता है, ध्रुवों पे तापमान बहुत कम होता है। इसके कारण ठंडी वायु का अवरोहण होता है, हवा क्या करती, नीचे बैठती। ठंडी वायु होती भारी, भारी होगी तो नीचे बैठ जाएगी, जब नीचे बैठ जाती है अवरोहण होता है, तो इससे क्या होता है, उच्च वायुदाब, यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है, यहाँ भी हाई प्रेशर बन जाता है, जबकि बीच में हमारा लो प्रेशर 0 डिग्री पर बन गया। विषुवत-रेखीय क्षेत्र से गर्म वायु ऊपर उठने वाली वायु का जब ध्रुवों की ओर अपसरण होता है, ठीक है, ये जब ऊपर पहुंची तो ये क्या करेगी, ध्रुवों की ओर जाना प्रारंभ करेगी। अब ध्रुवों की ओर जाना शुरू ही की थी कि पृथ्वी का घूर्णन हुआ, और पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपकेंद्रीय बल जो हमारा है वो काम किया, और वायु का अवरोहण होने से उपोष्णकटिबंधीय यानी 30 डिग्री में, 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में क्या हुआ, उपोष्णकटिबंधीय बोलते हैं इसे, वहां उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या हुआ, उच्च वायुदाब का विकास हो गया। हमारा क्या बन गया, यहाँ पर उच्च वायुदाब, यहाँ पर ये बन गया। ठीक है, वायु का हुई अवरोहण हो गया तो उच्च वायुदाब बन जाएगा। वायु का जहाँ अवरोहण हो तो वहाँ उच्च वायुदाब बनता है, वहाँ पर उच्च वायुदाब बन गया। ठीक है, इसके बाद ध्रुवीय उच्च क्षेत्र से चलने वाली, अब मान लो यहाँ जो है तो बन गया उच्च दाब, यहाँ भी बना था उच्च दाब, यहाँ भी बना था उच्च दाब। ठीक है, ये हमारा जो है यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर ये दो जगह हमारा बन गया हाई प्रेशर। अब इसके और इसके बीच में हवा चलेगी, इधर से आएगी गर्म हवा, इधर से आएगी ठंडी हवा, दोनों मिलेंगी जहाँ पर, अब देखो ध्रुवीय उच्च वायुदाब से चलने वाली ठंडी वायु, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र से चलने वाली गर्म वायु का उपध्रुवीय यानी 60 डिग्री वाले में अभिसरण होने के बाद आरोहण हो जाता है, गर्म वायु ऊपर की ओर आरोहित हो जाती है, जिससे हमारा क्या होता है कि हमारा जो है निम्न वायुदाब का विकास हो जाता है हमारा 60 डिग्री पे। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर 7 आदर्श वायुदाब की पेटियों में बन जाते हैं, और विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब तापीय जनित, यानी विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब जो हमारा है और ध्रुवीय में हमारा जो उच्च वायुदाब बन रहा है ताप जनित होते हैं, जबकि उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब यांत्रिक जनित होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर से हमारे कौन से बन रहे हैं, हमारे 3 हमारे बन रहे हैं टेम्परेचर से, आपको सब बता दिए हैं। 3 हमारे जो बनते हैं वो किससे बन रहे हैं, टेम्परेचर से बन रहे हैं। कौन कौन से टेम्परेचर से बन रहे हैं आपको, ये हमारा हाई प्रेशर क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर लो था, ये हमारा हाई प्रेशर क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर लो था, ये हमारा लो प्रेशर क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हाई था। जबकि बीच वाले हमारे जो ये बने हैं ये 2 हमारे किस कारण से, ये हमारा यहाँ पर ये जो बना है ये हमारा वायु का अवरोहण हुआ है पृथ्वी के घूर्णन के
के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है। और यहाँ पर दोनों वायु के सम्मिश्रण के कारण जो है भारी वायु नीचे बैठ गई और ठंडी वायु का अवरोहण हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लो प्रेशर बना है। तो ये दो हमारे बने हैं यांत्रिकी के कारण, और ये दो हम चार जो हमारे तीन हमारे बने हैं, चार हमारे जो ये बने इधर दो और इधर दो हमारे ये किसके कारण से बने हैं, यांत्रिकी के कारण। तीन हमारे जो बने हैं हमारे बने हैं टेम्परेचर के कारण, ठीक है। तो 7 वायुदाब पेटियां हमारी कुल पृथ्वी पर बन गई पूरे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम बात करने वाले हैं वायु परिसंचरण के बारे में। हवाएं हमारी जो होती हैं, जैसे ध्रुवी पूर्वी पवन है, पछुआ पवन है, इन सब के बारे में हम कल जानेंगे। कौन कौन सी हवाएं कहाँ से, मतलब पूरे विश्व में कौन सी हवाएं कहाँ पर चलती हैं, आप इसके बारे में कल पूरी तरीके से जानकार होंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।